जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखा है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूले में हर टर्म का, जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ो हर टर्म का मीनिंग है ना। तो आज हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कंबाइन है ना कुछ सिंपल और कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा आज क्वेश्चन से ही कहानी स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है देखो ना, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 20 मीटर्स पर सेकेंड। किस वेक्टर की बात कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, बट उसने साथ साथ क्या बता दिया, डायरेक्शन भी। इसका मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो पहला वेक्टर है कार नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड से। क्लियर। इट टेक्स अ राइट टर्न एंड कीप्स मूविंग विथ सेम स्पीड। अब कार क्या किया, कार ने एक राइट टर्न ले लिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं ना। ये कार है मेरा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी ऊपर का दिशा नॉर्थ, फिर इसने एक राइट टर्न ले लिया और अब ये इधर जाने लगा। ठीक है, विदाउट, है ना, कीप्स मूविंग विद द सेम स्पीड, मतलब जब ये इस तरफ जा रहा था तभी भी ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और जब ये राइट टर्न ले लिया तभी भी ये 20 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से ही जा रहा है। वो तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। अगर मैं तुमसे ये पूछूं ना, अभी लास्ट लाइन को भूल जाओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि चेंज इन स्पीड कितना है कार का, 0। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर में 20 माइनस 20 0 ही होता है। सबसे पहले तो चेंज का मीनिंग है ना, कभी भी कोई चीज चेंज पूछे कहीं पर भी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमेशा चेंज क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर वो तुमसे चेंज इन स्पीड पूछता तो तुम फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड करते। समझ आया? किसी भी चीज़ का चेंज हमेशा उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगी। इस बात को माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, है ना। हो सके तो छत पे लिख लो अपने, रात को सोते टाइम भी ऐसे देखना, है ना। क्या कि चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुमसे स्पीड पूछता तो फाइनल स्पीड 20 है, इनिशियल स्पीड 20 है, क्या डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं? हाँ, स्पीड तो स्केलर है, बट उसने ट्विस्ट कर दिया, उसने चेंज इन वेलोसिटी पूछा। और तुम्हें ये बात पता है कि अब ये 20 और ये 20 माइनस करने से 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन आने के लिए क्या आना चाहिए, मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में क्या क्या है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20, दूसरे का मैग्नीट्यूड 20, और दोनों के बीच का एंगल यदि मैं निकालूंगा तो ये 90 तो ऑब्वियसली है, बट क्योंकि ये हेड टू टेल रखा है तो मुझे अपने बेसिक रूल से जाने के हिसाब से ऐसे 90 बनाना पड़ेगा ना। हेड टू टेल में इस तरीके से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया ना। हमारा एग्जाम एमसीक्यू है तो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बेसिक रूल से चलते हैं। क्लियर, ये हो गया 90 डिग्री। क्या तुम्हें दोनों के बीच का एंगल पता है? हाँ। क्या तुम्हें दोनों का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ। सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चन। क्लियर सभी को ये चीज? ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट चीज क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व, मैं सॉल्यूशन अभी करूंगा, आंसर तुम्हें बताऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि हम क्वेश्चन को देख के ये समझें कि ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। क्यों? वेलोसिटी और एक और वेलोसिटी, उसका चेंज निकालना है। इसका मतलब तुम्हें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है। फाइनल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करने के लिए ही तो हमने फॉर्मूले सीखे हैं। समझ आई बात सभी को? तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन के बारे में सोचना है, तब तुम्हें पकड़ में आएगा, अच्छा ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्लियर सभी को ये चीज? तो एक वेक्टर मान लो, अब नाम हम कुछ भी ले लेते हैं ना, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी v1 वेक्टर। अभी तक हम ए बी लिख रहे थे, मैं इसको वेलोसिटी v1 वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये इस वेक्टर को मैं क्या बोल देता हूँ, वेलोसिटी v2 वेक्टर। क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? नहीं। क्या ये दोनों स्पीड सेम है? हाँ। समझ आया? क्योंकि वेक्टर के परिवार में दो लोग हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इनका डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर? इसीलिए मैं इन दोनों वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकता। वेलोसिटी सेम होती तो v1 माइनस v2 वेक्टर 0 आता, बट ये 0 नहीं आएगा, अभी तुम देखोगे ना। कैसे कर सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab cos 90। बट उससे भी छोटा तरीका है, मुझे बताओ अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है ना। हमने क्या शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा है कि अगर a इक्वल टू b है तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, है ना। यदि वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम है तो a और माइनस b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो हमने बनाया था 2a sin थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज मैग्नीट्यूड इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। बस यहाँ वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू कितना है 20, है ना। यही है, इसी को वेक्टर, यही वेक्टर a है ना, यही वेक्टर a है और यही वेक्टर b है, या फिर इसको वेक्टर a बोलो और इसको वेक्टर b बोलो। एक्चुअल में कौन a है और कौन b है ये भी पहचानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो a को फाइनल होना चाहिए और b को इनिशियल। तो ये गलत लिख दिया, ये है ना फाइनल, पहले वो इधर जा रहा था और बाद में वो इधर जा रहा है, तो दिस इज फाइनल। तो मुझे इधर a लिखना चाहिए ना, दिस इज माई वेक्टर a एंड अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो, है ना, अगर मैं a माइनस बी कर रहा हूं तो, और दिस इज माई वेक्टर b। क्लियर सभी को ये? तो उतना तुम्हें छोटा छोटा पॉइंट है। देखो क्वेश्चन इतना सिंपल सा है, एक स्टेप में आंसर आ जाने वाला है। थीटा में या 90 डालूंगा क्वेश्चन आ जाएगा, बट मैं जो बीच में चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। क्यों मैंने इसको a और उसको b किया? क्योंकि देखो मैं इसको ना वेक्टर a माइनस वेक्टर b लिख रहा हूँ, और चेंज मैंने क्या बोला, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब मुझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है। मतलब a फाइनल होना चाहिए और b इनिशियल होना चाहिए। तो ये फाइनल और वो इनिशियल ना, पहले कार नॉर्थ जा रहा था तो ये इनिशियल है, बाद में उसने राइट टर्न लिया और ईस्ट की तरफ जाने लगा, तो ये तुम्हारा फाइनल है। क्लियर सभी को ये चीज़? अब थीटा कितना 90, तो 90/2 कितना 45, तो साइन 45 डिग्री, और ये सभी को पता है 40/√2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम रेशनलाइज करना चाहते हो तो इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40√2/2 मतलब 20√2 मीटर पर सेकेंड। इतना चेंज इन वेलोसिटी हुआ कार का। सोचो 20 से जा रहा था, बाद में भी 20 से जा रहा है, बट चेंज इन वेलोसिटी ये है उसका, है ना, 20√2। ये है मज़ेदार चीज़, है ना। अब एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़ ना, क्या तुम मुझे इस डायग्राम में ये जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b बनेगा, या फिर मैं बोलूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, मैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, है ना, उसको v2 को मैंने फाइनल लिया, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है v1, है ना। इस सब मैं तुम्हें लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ना हम इसे a b के बदले ना जो वेलोसिटी v1 v2 की तरह से ही डील करने वाला है ना, जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मोशन और वो वहाँ सब में, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी, इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ये सब कोई फालतू का नहीं है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 जब मैं करूँगा तो क्या तुम मुझे वहाँ v2 माइनस v1 ड्रॉ करके दिखा सकते हो इस जगह पे, है ना, कि हमने सही ड्रॉ कर लिया। सर ये दो वेक्टर था, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा v2 माइनस v1, वो इधर आएगा। पॉज करके ड्रॉ करो, फिर चेक करना जब मैं करूँगा तो देखो कैसे ड्रॉ होगा, v2 माइनस v1। तो इस डायग्राम में तो ये कैसा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ के हिसाब से बना हुआ है ना। देखो हेड टू टेल रखा है, तो मैं तुम्हें दोनों ड्रॉ कर दिखा देता हूँ। ये हेड टू टेल रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हेड टू टेल ही करता हूँ ना। मुझे बताओ माइनस v1 जो होगा वो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस v1 अगर उल्टा हो जाएगा तो माइनस v1 को मैं किस तरफ बनाऊंगा बताओ, मुझे माइनस v1 बनाना पड़ेगा ऐसा। क्यों? ताकि ये कैसा रह जाए, ये हेड टू टेल ही रह जाए ना, दिस इज माइनस v1। क्लियर? तो ये कैसा रह जाए, ये हेड टू टेल रह जाए। तो ये v2 है और ये माइनस v1 है। क्लियर सभी को? लेकिन मुझे v2 और माइनस v1 को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, और क्योंकि मैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से लिख रहा हूँ इसीलिए वो कैसा होना चाहिए, वो हेड टू टेल। तो मुझे बताओ v2 आगे होना चाहिए और माइनस v1 बाद में होना चाहिए ना, क्योंकि जो तो तुम दो वेक्टर को ऐड करते हो तो तुम एक जगह चलना चालू करते हो और दूसरे के ऊपर जाते हो ना। मतलब तुमने यहाँ से चलना चालू किया, v2 आगे है, बाद में माइनस v1 आएगा, तो मुझे ना माइनस v1 उठा के ना यहाँ लाना पड़ेगा ऐसे। ये है माइनस v1, समझ आया? ये v1 वेक्टर था, क्लियर? तो ये माइनस, देखो मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है, जस्ट तुमने उसको उल्टा कर दिया। तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी बना सकते थे,
मैंने पहले ऊपर बनाया है, वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, उस पार्ट को हम इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है उसको रहने देते हैं, चलो v2 वेक्टर माइनस v1। अब तुम एक बात अब यहाँ से देखो, ये v2 है, ये माइनस v1 है, ठीक है। माइनस v1 सही बना क्या, ये v1 था, उसको ठीक उल्टा कर दिया मैंने, और पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं ना, उठा के यहाँ रख सकते हैं ना, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्या ये रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज v2 माइनस v1 वेक्टर। समझ आई बात सभी को, ये है v2 माइनस v1 वेक्टर। यही मैं पैरेललोग्राम लॉ से बनाता हूँ, ध्यान से देखो, ये v1 था, ये v2 था, तो एक काम करते हैं, दोनों को टेल टू टेल बनाते हैं। यहाँ पे v2 और v1 को हेड टू टेल होना जरूरी था, है ना, v2 और माइनस v1 को। क्यों, क्योंकि वो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से मैं समझा रहा था। तुम्हें ट्राइंगल लॉ नहीं पकड़ में आ रहा, कोई नहीं, पैरेललोग्राम लॉ से देख लो। बोलो मुझे v1 वेक्टर ऊपर है, ठीक है, दिस इज माई v1 वेक्टर, और v2 वेक्टर ये है, तो v2 को मैं इधर रख देता हूँ टेल टू टेल। बोलो ये हो गया ना v2 वेक्टर। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब मुझे v2 माइनस v1 करना है। गलती से v1 माइनस v2 कर दोगे ना तो दिशा गलत आ जाएगी। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिशा रॉन्ग आ जाएगी, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे v2 माइनस v1 करना है। देखो तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे माइनस v1 ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है माइनस v1। अब मुझे बताओ इस v2 और इस माइनस v1 का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो दिस वेक्टर इज v2 माइनस v1। तो अगर ये नॉर्थ था और ये ईस्ट है, दैट मीन्स ये जो मेरी दिशा आई वो कहीं साउथ और ईस्ट के बीच में आई। इस क्वेश्चन में ये एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दिशा कौन सी आई, साउथ ईस्ट आई, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वेक्टर बिल्कुल बीच में बनता है ना, रिजल्टेंट, है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में बनेगा, मतलब 45 तो ये कौन सा 45 डिग्री पे क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। अगर तुमने गलती से v1 माइनस v2 किया होता ना तो तुम क्या बना देते, देखो इसका तुम क्या बना देते, तुम v1 तो इधर है, ये मेरा v1 है और ये मेरा v2 है। अगर तुम v1 माइनस v2 करते तो तुम v2 को उल्टा करते ना, क्योंकि v2 के आगे माइनस साइन है, तो तुम v2 को उल्टा करते, ये माइनस v2 होता। अब इस v1 और इस माइनस v2 का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनता, एंड दिस वेक्टर विल बी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो मुझे बताओ v2 माइनस v1 का दिशा और v1 माइनस v2 का दिशा सेम आया क्या, नहीं आया। समझ आई बात। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किससे किसको माइनस कर रहे हैं, v1 माइनस v2 कर रहे हैं कि v2 माइनस v1 कर रहे हैं, क्योंकि दिशा बदल जाएगी। फॉर्मूले में, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो 2a साइन थीटा बाई 2 है, उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, है ना। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, जब तुम उसको इस तरीके से लेजेंड्स की तरह ड्रॉ करोगे, है ना। लेजेंड्स मतलब पैरेललोग्राम लॉ की तरह ड्रॉ करोगे, v1 v2 वेक्टर शो करके, तो v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट v2 और माइनस v1 के बीच में होगा, और v1 और माइनस v2 का रिजल्टेंट v1 और माइनस v2 के बीच में होगा। तो तुम देखो इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट आया, जबकि इसका डायरेक्शन ना नॉर्थ वेस्ट आएगा। क्लियर। तो दोनों में से करेक्ट क्या है सर, ये करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें तुमने v2 माइनस v1 किया है और क्वेश्चन में उसने वही पूछा है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स यू नीड v2 माइनस v1। क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी चेंज का डायरेक्शन पूछे तुमसे तो चेंज का डायरेक्शन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से ही निकालोगे। तो दैट इज वाई दिस इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और ये वाला डायरेक्शन रॉन्ग। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ पे कुछ गलती की, तुमने ये सब कुछ सही बनाया, बट तुमने गलती क्या की यहाँ पे कि तुमने v1 माइनस v2 का रिजल्टेंट निकाल दिया, जबकि निकालना v2 माइनस v1 का था। क्लियर। v1 माइनस v2 का रिजल्टेंट का दिशा यही होगा, बट v1 माइनस v2 चाहिए नहीं ना मुझे तो v2 माइनस v1 चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मुझसे चेंज पूछ रहा है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर ये बात सभी को। दैट इज वाई दिस वन इज करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कार कभी साउथ ईस्ट गया ही नहीं है, सोचो। कार पहले नॉर्थ जा रहा था, उसने राइट टर्न मारा तो वो ईस्ट जाने लगा, है ना। नॉर्थ जा रहा था और राइट टर्न मारा तो ईस्ट जाने लगा ना कार। वो नॉर्थ जा रहा था और राइट टर्न मारा तो ईस्ट जाने लगा। बट चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आया साउथ ईस्ट। ठीक है, मैं ये जो रॉन्ग वाला पार्ट है इसको इरेज कर रहा हूँ,
जस्ट ताकि हम अच्छे से थोड़ा ये करेक्ट वाला पार्ट समझ पाए। देखो साउथ ईस्ट आया और यही करेक्ट है। कोई वेक्टर के लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है। तुम्हारे माइंड में ऐसा लग सकता है तुम्हें कि सर हमें तो लगता है कि पहले वो नॉर्थ जा रहा था फिर ईस्ट जा रहा है, तो शायद चेंज नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। लगने से नहीं होता, फिजिक्स में लॉ फॉलो करना पड़ता है। समझ आया तुम्हें? तो तुम्हें क्या लग रहा है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट लॉ इज सेइंग इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ V2 माइनस V1। मैंने V2 बनाया, मैंने माइनस V1 बनाया, बीच में रिजल्टेंट खींच दिया। तुम्हें भी हर बार यही करना है। क्लियर? तो तुम्हारे क्वेश्चन का अगर डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन का आंसर होगा साउथ ईस्ट, मैग्नीट्यूड का आंसर होगा 20√2। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज 20√2 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये है इस क्वेश्चन का पूरा आंसर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर सभी को ये चीज? आओ एक क्वेश्चन और। कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 30 मीटर्स पर सेकेंड। इट टेक्स अ टर्न such that it starts moving in a direction 30 degrees south of west with same speed. Find magnitude of change in velocity of the car. कोई नहीं, बिल्कुल बेसिक से। मुझे दोनों वेक्टर चाहिए और दोनों के बीच का एंगल चाहिए बस, और मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। नॉर्थ की तरफ जा रहा है मेरा कार, नॉर्थ की तरफ जा रहा है मेरा कार, ठीक है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना? 30। ऐसा टर्न लिया कि वो 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाने लगा। तो कार का एक्चुअल पाथ कैसा है वो मत सोचो, तुम सिर्फ उसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बनाओ, ठीक है। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाने लगा, इसका मतलब अब कार किधर जा रहा होगा? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये है मेरा V2, ठीक है। मैंने टेल टू टेल बनाया, क्यों? ताकि मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालने में आसानी हो। एक्चुअल पाथ क्या रहा होगा कार का? एक्चुअली ना कार पहले ऐसे जा रहा था V1, अब उसने जो टर्न लिया ना तो वो ऐसे आने लगा होगा, ऐसा V2 हुआ होगा। बट ऐसे सॉल्व करने से क्या होता? मुझे हेड टू टेल में सॉल्व करना पड़ता। मुझे एंगल निकालने में टेल टू टेल में आसानी होती है, तो मैं टेल टू टेल कर दिया। देखो ये V2 वेक्टर वहाँ ना बन के मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, V2 वेक्टर भी यहाँ पे है ना, टेल टू टेल, तो एक ही बात है। क्लियर? कितना? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये बनेगा ना 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ये 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हो गया। अब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। बस दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना? मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर A माइनस वेक्टर B का फॉर्मूला होता है 2A साइन थीटा बाई 2। तो हमें यहाँ किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? हमें V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू जो भी V है इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये V क्या है? यहाँ V क्या है? पहला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि दूसरा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसको मैंने V बोल दिया। और V की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30। तो वैल्यू 30 डाल दो। और थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच का? बहुत आसान, ये है थीटा। 90 प्लस 30 120। तो वहाँ थीटा की जगह 120 डालो और अपना आंसर निकाल लो। तो एक्चुअल में देखो सॉल्यूशन इतना छोटा सा है, लेकिन मैं तुम्हें कितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना एक क्वेश्चन के अंदर, ताकि तुम्हारा वेक्टर से तुम्हारी दोस्ती हो जाए। कुछ लोगों को लग रहा है अरे सर इतना पूछेगा, सीधा फॉर्मूला बताओ ना, हमारी तो दुश्मनी होती जा रही है। बट थोड़ा भावनाओं को अंदर जा करके समझोगे तभी आगे के चैप्टर्स पढ़ने में मज़ा आएगा। वहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मतलब फटाफट से पकड़ोगे, अच्छा ये ऐसा है, सर को A माइनस B करना, तो सर ने ऐसा उल्टा करके माइनस कर दिया सीधा। तो यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि पहले ऐसा ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम लॉ है। ये आगे के लेक्चर में बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 इंटू V कितना? V की वैल्यू 30, थीटा 120 है, तो थीटा बाई 2 60, मतलब साइन 60 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 इंटू √3 बाई 2, दैट मीन्स 30√3। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। एग्जैक्ट डायरेक्शन इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट तुम मुझे ये बताओ
वो बहुत कुछ के हम बात ही नहीं करेंगे अभी एग्जैक्ट डायरेक्शन की। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि क्या तुम मुझे v2 माइनस v1 ड्रॉ करके दिखा सकते हो। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे आओ। v2 माइनस v1 ड्रॉ होगा इस तरीके से ना, ये v1 है तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस v1 ड्रॉ कर लूँगा, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। अब v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में आएगा, दैट मीन्स समवेयर हियर। क्या किया मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये वेक्टर v2 है, ये वेक्टर माइनस v1 है, तो दिस वेक्टर विल बी v2 माइनस v1। क्या ये साउथ वेस्ट होगा? नहीं, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इस बार ये 45 डिग्री पे नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट वो 90 डिग्री पे नहीं है ना दोनों एंगल। अगर वो 90 डिग्री पे होते तो बीच में बनता है ना। अगर ये v2 यहाँ होता ना यहाँ, तो ये v2 और v1 के बीच में 45 पे बनता। बट अभी भी वो कितने एंगल पे होगा हम बता सकते हैं ना। कैसे बता सकते हैं? देखो ध्यान से, ये 30 है, अगर देखो अगर वो एंगल 30 है दैट मीन्स दिस एंगल इज 60, दिस इज 60 ना। अगर ये 60 है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दो वेक्टर को देख रहा हूँ, v2 और माइनस v1 को। देखो ध्यान से है ना, अगर मैं सिर्फ v2 और माइनस v1 को देखूंगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं सिर्फ v2 और माइनस v1 को देखूंगा, यहाँ से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ इस पार्ट को ताकि हम अच्छे से इसे कर पाए। आओ, v2 वेक्टर किधर ड्रॉन है? दिस इज माई v2 वेक्टर है ना। अभी बाकी सारा डायग्राम छोड़ दो, और दिस इज माई माइनस v1 वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ 60, तो जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो ऑब्वियसली दोनों के एग्जैक्टली बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इन दोनों के बीच का मतलब ये एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री एंगल। तो तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड का आंसर है, मैं यहाँ पे पूरा आंसर लिख रहा हूँ ना, पूरा आंसर लिख रहा हूँ। बोलो मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला? मैग्नीट्यूड हमने निकाला 30√3, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाला 30√3। अब मुझे बताओ क्या मैं इसका डायरेक्शन सही लिख रहा हूँ? ये 30 डिग्री इधर है, इधर क्या था? साउथ, और इस तरफ क्या था? वेस्ट। तो दिस इज 30 डिग्री ना, ड्यू 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये है पूरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ आंसर। पूछा उसने तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ आंसर लिख के, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये है तुम्हारा पूरा सोल्यूशन। क्लियर सभी को ये चीज़? क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम था तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली v1 v2 के बीच में बना। v1 v2 के बीच का एंगल 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट 30 डिग्री पे बना, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन भी लिख दिया मैंने और मैग्नीट्यूड भी हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। क्लियर सभी को ये चीज़? आओ आगे बढ़ते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is equal to magnitude of vector A minus vector B, what is the angle between vector A and vector B? अब क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के हो गए ना, कैसे करेंगे इसको आओ देखो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो उसने क्वेश्चन में डिटेल बताया उसी को यूज करेंगे। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। दोनों साइड को स्क्वायर कर लो, क्या बचेगा? RHS में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब मुझे बताओ, ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर को मार देगा, ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर को मार देगा, वो वाला आके इधर ऐड होगा तो क्या मिलेगा? 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब a और b तो 0 है नहीं, वो क्या है? वो तो मैग्नीट्यूड होंगे वेक्टर के ना, वो जीरो नहीं होगा मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना वेक्टर का। तो a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और 4 तो 0 नहीं है। इसका मतलब 0 जरूर क्या होगा? cos थीटा। दैट मीन्स जरूर cos थीटा जो है वो 0 होगा, विच मीन्स थीटा मस्ट बी 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियंस। क्लियर सभी को? तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन,
इक्वेशन बनाया हमने, सॉल्व कर लिया। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होना है, उसके लिए a और b के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी ऐसा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q इज r। Resultant of vector p and vector q is r. That means I can write कि r की वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का अंडर रूट है। तो अंडर रूट ना लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, जो डेटा मिला उससे मैंने एक इक्वेशन बना लिया। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ q इज डबल्ड, यदि हम q का मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं, मतलब q को तुमने 2q बना दिया, ठीक है, देन द न्यू रिजल्टेंट, ऑब्वियसली एक वेक्टर अगर बदल गया तो रिजल्टेंट भी तो बदल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे तो रिजल्टेंट डिपेंड करता है ना। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है? अगर मैंने एक को भी बदला तो मेरा रिजल्टेंट बदल जाएगा। इनफैक्ट रिजल्टेंट का दिशा भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होता है। तो मैं जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दूंगा, मेरा रिजल्टेंट उसकी तरफ चला जाएगा ना। उसकी तरफ चला जाएगा मतलब रिजल्टेंट की दिशा भी चेंज हो जाएगी। क्लियर सभी को? आओ क्वेश्चन में देखते हैं। न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p। क्या कह रही है? ये कह रहा है कि जब मैं q को डबल कर रहा हूं तो मेरा जो रिजल्टेंट है ना वो p से परपेंडिकुलर हो जा रहा है। देखो ध्यान से, आओ यहाँ पे ना, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से अप्रोच करना और सारी भावनाएं समझो। ये क्या कह रहा है? ये वेक्टर p है। अब मेरा जो रिजल्टेंट है वो इससे परपेंडिकुलर बोल दिया इसने। ये है मेरा रिजल्टेंट, दिस इज माय रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का वेक्टर है ये ना, वेक्टर रिजल्टेंट मतलब p और q का एडिशन। तो तुम मुझे सोच के बता सकते हो कि q किधर बनेगा? q नहीं, सॉरी, ये रिजल्टेंट किसका है? ये वेक्टर p और 2 टाइम्स वेक्टर q का रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुमने q को डबल किया तब नया रिजल्टेंट बना। तो इसको मैं r ना लिख के ना, मुझे इसको कुछ r डैश नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये पहला वाला रिजल्टेंट आ रहा है कब? जब p और q है। जब p और 2q हो गया तो न्यू रिजल्टेंट आ गया ना, रिजल्टेंट बदल चुका है, वो r डैश है अब। ठीक है, अब मैं फर्स्ट लाइन से जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला क्वेश्चन के, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q इज r, वो मैंने यहाँ लिख लिया और इक्वेशन बना लिया। अब मैं क्वेश्चन के सेकंड लाइन में आया हूँ कि जब q का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है तब रिजल्टेंट जो है नया वाला वो p से परपेंडिकुलर है। बट अब मैं सोच रहा हूँ यार, इस डायग्राम को पूरा करने के लिए 2q तो कहीं तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बना सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा हमेशा p जो दो वेक्टर हैं उनके बीच में ही होगा। इसका मतलब जरूर जो वेक्टर q होगा वो कहीं इस दिशा में होगा। q नहीं, 2q जरूर इस दिशा में होगा। कैसे पता मुझे? देखो, बोलो बीच में आया ना, वो दोनों के बीच में होना है ना। अच्छा सर, आपने वैसा ही क्यों बनाया? क्योंकि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम भी कंप्लीट होना है। ये अगर रिजल्टेंट है, इसका मतलब ऐसा एक पैरेललोग्राम भी तो कंप्लीट होना है। बोलो ये डायगोनल हो गया ना, ये जो पैरेललोग्राम बना p और 2q का मिलके, ये उसका डायगोनल है ना, दोनों के पूंछ से मिला हुआ। समझ आया? तो ऐसा डायग्राम होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जब भी रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनेगा। तुम देखो वेक्टर के सारे नियम फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या, कौन कौन से नियम? कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में होगा कहीं पे। ठीक है, दूसरा कि पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा, वो भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया। देन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू, मुझे r का मैग्नीट्यूड निकालना है और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो सब q के टर्म्स में है। तो मेरा एक काम है, मुझे ना p को कहीं से एलिमिनेट करना है। तो p को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे अपने को ये सोचना है। तो इस इक्वेशन में ना मुझे कुछ भी करके p को उड़ा देना है और मुझे थीटा भी हटाना पड़ेगा। तो मेरा ध्यान ऐसा जा रहा है कि क्यों ना हम किसी ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचें जिसमें p और थीटा आता हो। ठीक है, तो p और थीटा आएगा तभी तो हम इसमें से p और थीटा उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जो r चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ r, वो q के टर्म्स में चाहिए। तो मेरा आंसर में p भी नहीं होना चाहिए, थीटा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा किससे? मैं जाऊंगा उस tan अल्फा वाले फॉर्मूले में। मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में यही अल्फा है?
याद करो अल्फा क्या होता था, वेक्टर पी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो यही अल्फा है। और tan अल्फा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। tan अल्फा का फॉर्मूला होता है Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया 90 डिग्री। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तुम देखो यहाँ से मैं इस साइड ही इसको सॉल्व करता हूँ। बोलो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड है ना, इन्फिनिटी। तो LHS को मैंने इन्फिनिटी लिखा और RHS क्या है मेरा, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q R। इस स्टेप में मिस्टेक क्या, ध्यान से देखो ना, ये P और Q के बीच का एंगल नहीं है, ये P और 2Q के बीच का एंगल है। ये गलती चल रही है ना, P प्लस 2Q कॉस थीटा, है ना। देखो कितना छोटा सा सिली मिस्टेक था जो मेरे पकड़ में आया, हो सकता है तुम्हारे पकड़ में नहीं भी आए तो क्वेश्चन पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा और तुम फंसे रह जाओगे वहाँ पे। तो बहुत ध्यान से करना है ना क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करो, तुम्हें पकड़ में आएगा अच्छा क्या कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। बोलो ये सही है ना, क्यों, क्योंकि ये अल्फा किसके के बीच का एंगल है, P और 2Q के बीच का, तो तुम Q की जगह 2Q लिखोगे ना हर जगह। क्लियर। अब देखो कोई भी चीज अनडिफाइंड कब होती है, जब तुम किसी भी चीज को ना जीरो से डिवाइड करते हो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज अनडिफाइंड। मतलब अगर मैं 5/0 करूंगा तो भी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर मैं 6/0 करूंगा तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, -3/0 करूंगा तो भी। किसी भी चीज को, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, तुम जब भी जीरो से डिवाइड करोगे वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दैट मीन्स जरूर ये जो चीज है ये जीरो होगी, है ना, जरूर ये जो चीज है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो इससे मुझे क्या मिला कि जरूर P प्लस 2Q कॉस थीटा जो है वो जीरो होगा। क्लियर। या फिर मैं क्या कह सकता हूं यहां से, है ना, यहां से मैं और क्या कह सकता हूं, P प्लस 2Q कॉस थीटा जीरो है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे एलिमिनेट किसको करना है, मुझे P को एलिमिनेट करना है ना। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू, है ना, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं P या फिर Q इज इक्वल टू, मैं Q को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ P। ये कितना हो जाएगा, Q को ना लिख करके कैसे वहां पे मैं डालूं, तुम ये सोचो, है ना। अब अपने को मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं ऐसा कैसा लिखूं P को ताकि वहां से ना मेरा P गायब हो जाए। तो P गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे से कॉस थीटा भी गायब करना है। तो P प्लस 2Q कॉस थीटा तो जीरो हो चुका है, तो अगर मुझे किसी तरह वहां से उसे गायब करना है तो मैं Q कॉस थीटा को -P/2 लिख दूंगा। देखो है ना, Q कॉस थीटा जो है क्या ये -P/2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। बोलो Q कॉस थीटा -P/2, इससे क्या फर्क पड़ा, तुम देखना उधर वाला जो Q है और जो P है वो सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कैसे सोचा सर, आपको कैसे पता, हम कैसे सोचेंगे। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो चीजें मैंने बोली। मैंने ये देखा कि मुझे मेरा जो आंसर है वो सब के सब Q के टर्म्स में, तो मुझे कुछ भी करके P और थीटा को एलिमिनेट करना है। तो मुझे किसी ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचना है जहाँ P भी आता है थीटा भी आता है, वो इस फॉर्मूले में आता है ना। तो देखो इसमें tan अल्फा है और अल्फा मुझे पता है, तो देखो मैंने यहाँ से P और Q और थीटा के टर्म्स में एक इक्वेशन और बना लिया, और यहाँ भी P और Q और थीटा के टर्म्स में एक इक्वेशन और है। अब मैं यहाँ ये वैल्यूज डालूंगा ना, ध्यान से देखो। तो अब मैं जब ये वैल्यूज डाल रहा हूँ इधर कैलकुलेशन है ना, तो r स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P। अब बताओ Q कॉस थीटा कितना हो गया, -P/2, तो -P/2। तो बोलो ये इक्वेशन क्या बना, r स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर -P स्क्वायर। तो ये P स्क्वायर ने P स्क्वायर को मार दिया, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, Q स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू Q। क्या कोई शक किसी को भी इस सॉल्यूशन में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। कैसे मैंने सोचा, कैसे मैंने सॉल्व किया, ध्यान से देखो। मुझे वेक्टर r नहीं चाहिए था, मुझे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड चाहिए था ना। तो तुम देखो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर हो ना, r की वैल्यू Q भी हो सकती है और r की वैल्यू -Q भी हो सकती है ना, क्योंकि एक्चुअली अगर तुम मैथ्स के साथ सॉल्व करोगे इसे
तो ये आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, जिसको तुम आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस क्यू 0 लिखोगे। तो आर की वैल्यू क्यू भी हो सकती है और आर की वैल्यू माइनस क्यू भी हो सकती है, बट मुझे आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्लियर? तो इसीलिए मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने क्यू अपना आंसर डिसाइड किया। और इनफैक्ट मेरे सामने 4 ऑप्शन भी है, तो 4 में से माइनस क्यू है भी नहीं ऑप्शन में सिर्फ क्यू ही है। क्लियर? इसलिए क्यू इज द करेक्ट आंसर। तो ये तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब जब भी तुम्हारे पास ना 3 वेक्टर हो, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज भी बताता हूँ, जब भी तुम्हारे पास 3 वेक्टर हो और उसमें से एक भी परपेंडिकुलर हो ना, तो हमेशा ना एक बार पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी सोचो। जैसे इस क्वेश्चन से ना हम एक इक्वेशन और बना सकते थे, तुम ध्यान से देखो। क्या मैं 2q को उठाकर यहां रख सकता हूं ऐसे? अब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो गई कि तुम ये बात बोल सकते हो ना, 2q उठा के यहां रख दिया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये p है, ये r है और ये 2q है, तो इससे मुझे क्या ऐसा इक्वेशन मिलेगा, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ना, p इसका लेंथ r इसका लेंथ है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, फिर ध्यान देखना, क्योंकि मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो मैं सिर्फ लेंथ की बात करूंगा। p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब कितना, 4q का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एक और बनता है ना, बट इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, बट ऐसा एक इक्वेशन और बन सकता है। तो जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहीं पर भी ऐसे हो ना, 3 वेक्टर हैं और कोई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचो। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये बात है कि रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर हो गया ना, और उनमें से जो एक वेक्टर है वो हाइपोटेन्यूज बन गया। इसके पहले जब हमने बात की थी, याद करना, उसमें 2 वेक्टर जो थे वो परपेंडिकुलर बेस थे और रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज था, बट ये क्वेश्चन ही ऐसा था। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि रिजल्टेंट ही परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया, जो दूसरा वाला वेक्टर 2q है वो हाइपोटेन्यूज बन गया। तो हमने देखो डायग्राम ड्रॉ किया और लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम। तो अपने माइंड में ये चीज रखना है ना, साइड में इसको नोट कर लो कि जब भी 3 वेक्टर हो, मतलब 2 वेक्टर और एक रिजल्टेंट, और उनमें से एक परपेंडिकुलर हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी एक इक्वेशन मिल सकता है अपने को। ठीक है, आगे आओ। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस, मान लेते हैं एक का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे का मैग्नीट्यूड b है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 है। 2 फोर्सेस वेक्टर होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट उसने क्वेश्चन में ये बोला है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ। 2 मैग्नीट्यूड कब ऐड होते हैं, जब दोनों फोर्स डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, बट उसने बोला कि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 है, तो हमने इसको लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा दोनों को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये बोल रहा है वो कि a, जब तुम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हो वो a है, दूसरे मैग्नीट्यूड वो b है, दोनों को ऐड करोगे तो 16 आएगा, अगर करोगे तो, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, अगर करोगे तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 16। मतलब एक हो सकता है 10 हो, दूसरा 6 हो, एक 12 है, दूसरा 4 हो सकता है एक 15 हो, एक 1 हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, बट वो अपने को नहीं पता। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 8। फिर वही डायग्राम बनेगा। देखो, मान लेते हैं ये वेक्टर a है और ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। मान लेते हैं a स्मॉलर फोर्स है, तो ये रिजल्टेंट हो गया ना। अब तुम्हें पता है b किधर बनेगा, b बनेगा इधर, सच दैट मेरा रिजल्टेंट जो है वो मेरे डायगोनल का, सॉरी मेरे पैरेललोग्राम का क्या बन जाए, डायगोनल। वो रिजल्टेंट क्या बोल रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज मैग्नीट्यूड 8। उसने तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे दिया उसने तुम्हें, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8। इसका मतलब उसने तुम्हें क्या दे दिया, उसने तुम्हें इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दे दिया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब तुम्हें a का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या मैं उस b को यहाँ बना सकता हूँ, क्या मैं उस b को यहाँ बना सकता हूँ, दिस इज वेक्टर b एंड कैन आई राइट द इक्वेशन, कैन आई राइट द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट स्क्वायर, दिस इज माई रिजल्टेंट, मतलब 64, 8 का स्क्वायर कर दिया, विल बी इक्वल टू b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कितने इक्वेशन कितने अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सब सॉल्व कर सकते हैं इसे। समझ आई बात, हो जाएगा क्वेश्चन आया, बट क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन क्या था और हमने कितनी इजीली सोच के इसे सॉल्व किया। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस का सम 16 है, मतलब a प्लस b 16 है। अब उसने क्या बोला कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है छोटे वाले फोर्स के, मतलब a जो होगा वो छोटा फोर्स होगा, मतलब अगर एक 10 और एक 6 है तो a विल बी 6। अब वो कितने वो हम करेंगे कैलकुलेट अभी।
और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 है, तो ए का वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बनाना तुम्हें आना चाहिए। इक्वेशन बनाने के लिए फिजिक्स का नॉलेज चाहिए, है ना। इक्वेशन बनाने के लिए इसका नॉलेज चाहिए, फिजिक्स का नॉलेज चाहिए। इक्वेशन बन गया तो फिर सिंपल मैथमेटिक्स। बोलो ए स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू चाहिए तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस ए, और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 16 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या तुम इसे सॉल्व करके वैल्यू लिख सकते हो? ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर सभी को ये चीज़? तो सब इस इक्वेशन से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये ए स्क्वायर और वो ए स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो ये बहुत एक सिंपल ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना आएगा, 256 आएगा। क्या 16 का स्क्वायर आएगा 256 प्लस ए स्क्वायर माइनस 32a। हाँ, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से हम बच गए। ठीक है, तो क्या आया ये तुम्हारा, 32a इज इक्वल टू 256 माइनस 64 मतलब कितना, 192। तो a की वैल्यू आई 6। दैट मीन्स a ज़रूर 6 होगा और b कितना होगा, b ज़रूर 10 होगा। वो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो गया ना, a प्लस b 16 था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ना जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बस ये पकड़ना है कि सर कैसे कर रहे हैं सॉल्व, है ना। और इस टाइप के टिपिकल कुछ क्वेश्चन ही होते हैं। एक और टिपिकल क्वेश्चन हमारा ना, क्या वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है कि इन 4 इक्वेशन में से कौन कौन सा इक्वेशन सही है। और उसने राइट साइड में ना ऐसे बहुत सारे वेक्टर बना रखे हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें सबका एरो दिख रहा है। देखो वेक्टर ए कहाँ है, वेक्टर ए का पूंछ यहाँ है और हेड यहाँ है। ये है वेक्टर, ये पूंछ है और ये हेड है। वेक्टर बी का पूंछ यहाँ है, हेड यहाँ है। वेक्टर सी का पूंछ यहाँ है, हेड यहाँ है। वेक्टर डी का पूंछ यहाँ है, हेड यहाँ है। वेक्टर ई का पूंछ यहाँ है, हेड यहाँ है। वो तुमसे पूछ रहा है इन इक्वेशंस में से कौन कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ना, एक एक करके हर इक्वेशन को चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो अभी तुम्हें ना सिर्फ a, b और e पे ध्यान देना है। तो a और b और e बनाते हैं। मुझे बताओ क्या ये वेक्टर a है ऐसा, दिस इज माई वेक्टर a। क्या वेक्टर b है ऐसा, दिस इज माई वेक्टर b। क्या वेक्टर e है ऐसा। मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल के साइड हो गए इन सेम ऑर्डर, यहां से चले घूम के यहीं पहुंच गए। तो नेट वेक्टर रिजल्टेंट कितना हुआ, 0। दैट मीन्स यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सेकंड, क्या सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, लेट अस चेक। वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, तो दिस इज माई वेक्टर सी और अब वो माइनस वेक्टर डी कह रहा है, मतलब मुझे डी को उल्टा बनाना पड़ेगा। बोलो ये हो जाएगा ना वेक्टर माइनस डी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। तो क्या मैं सी और माइनस डी का अगर रिजल्टेंट करूं तो मुझे माइनस वेक्टर ए मिलेगा क्या। माइनस वेक्टर ए कहाँ बनेगा, माइनस वेक्टर ए बनेगा यहाँ से यहाँ बनेगा ना, माइनस वेक्टर ए यहाँ से यहाँ। बोलो ये ए है, ए का पूंछ यहाँ है, सर यहाँ है, तो माइनस करूंगा तो इसको उल्टा कर दूंगा ना। अब बताओ क्या सी और माइनस डी का रिजल्टेंट, सी हुआ मतलब यहाँ से चलना चालू किए यहाँ पहुँचे, माइनस डी हुआ तो वहाँ से यहाँ पहुँचे, डायरेक्ट चलते तो यहाँ पहुँच जाते ना। इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट है। समझ आई बात। सेकंड वाले को तुम एक तरीके से और देख सकते हो। मुझे बताओ क्या मैं ऑप्शन बी को वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। एक ही बात होगा ना, मैं ए को उधर ले गया। अब इससे भी चेक करते हैं, देखो है ना, वेक्टर सी क्या है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। माइनस वेक्टर डी क्या है, ये माइनस वेक्टर डी है। प्लस वेक्टर ए क्या है, बोलो वेक्टर ए ऐसा है ना, तो प्लस वेक्टर ए है। बोलो क्या ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर हो गया। इसका मतलब सी माइनस डी और ए यहाँ से चले इधर आए इधर आए इधर आए वहीं पहुँच गए 0।
ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन सी, तो ये ऑप्शन तुम नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर ऑप्शन सी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज करके चलो अब ऑप्शन सी डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। पहले दोनों हमारे करेक्ट हो चुके हैं तो उसको टिक मार्क कर लेते हैं, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। b माइनस सी इक्वल टू माइनस डी। एक्चुअल में सॉरी ये ऑप्शन के बीच में प्लस था, तुमने देखा होगा, दिस इज प्लस है ना, जो क्वेश्चन था उसमें देख लो जो तुमने पॉज करके लिखा था। तो b माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी। तो आओ करके देखते हैं ना, इसमें भी क्या करते हैं, चारों को एक साइड ले जाते हैं। अगर मैं चारों को एक साइड ले आया तो तुम देखो यहाँ पे ना 4 वेक्टर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली मुझे ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में सोचना होगा। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब एक जगह अगर ये 0 कब होगा पॉलीगन लॉ में, जब तुम चलना जहां से चालू करोगे ये सबको फॉलो करके घूम के अगर वहीं पहुंच गए तो ये करेक्ट होगा। तो क्या तुम खुद से एक बार ट्राई करना चाहते हो क्या, इस एक्सप्रेशन में इनमें से वेक्टर निकाल के एक पॉलीगन बनाए और देखिए कि जहां से हम चालू कर रहे हैं क्या हम वापस वहीं पहुंच रहे हैं क्या। तो ये करेक्ट है। और याद रखना कि वेक्टर्स पैरेलली डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो वो भी अगर तुम्हें करने की जरूरत पड़े तो करना। पॉज करो, सोचो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। और देखो है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें, वेक्टर बी और वेक्टर बी बना लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी, कोई शक नहीं। मेरी कोशिश क्या है, मैं पॉलीगन क्लोज करने की कोशिश करूँ, तो मैं हर वेक्टर वैसे ही बनाऊंगा ताकि पॉलीगन ना सेम ऑर्डर में रहे, और सेम ऑर्डर में होंगे तो वापस वो क्लोज उसी पॉइंट पे आने ही आने। तो अगर नहीं कर पाए तो रॉन्ग हो जाएगा वो ऑप्शन, और क्या बस। ठीक है, और फिर माइनस वेक्टर ई। अच्छा, माइनस वेक्टर ई, तो मुझे बताओ अगर मैं माइनस वेक्टर ई करूंगा तो ई को ऐसे उल्टा होना पड़ेगा, और अगर मैं ई को यहाँ बना दूँ तो सेम ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो मैं ना माइनस वेक्टर ई यहाँ बना रहा हूँ, बोले ये सही बनाया ना मैंने, ई को मैंने उल्टा किया बट मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया ताकि वो क्या हो सके, सेम ऑर्डर में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम ऑर्डर में क्लोज करने की, हो पाएगा तो करेक्ट है वो स्टेटमेंट, नहीं हो पाया तो करेक्ट नहीं है। माइनस ई हो गया प्लस सी। अच्छा, प्लस सी क्या है, प्लस सी इज दिस। तो क्योंकि मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं प्लस सी को अपनी जगह पे इधर बना रहा हूँ, प्लस सी, दिस प्लस सी। बोलो, प्लस सी को मैंने उठा के ना इधर रख दिया है, यहाँ रख दिया मैंने प्लस सी को, रख सकते हैं ना पैरेलल डिस्प्लेस, तो रख दिया मैंने प्लस सी। और क्या है, प्लस वेक्टर डी। बोलो ये प्लस वेक्टर डी है, तो क्या मैं उसको यहाँ रख सकता हूँ वेक्टर डी को, तो देखो ये प्लस वेक्टर डी हो गया ना। बोलो b माइनस सी प्लस डी प्लस सी, b माइनस सी प्लस डी प्लस सी, घूम के वहीं पहुंच गए, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, ऑल ऑफ दीज, है ना। ए बी सी पे मार्क नहीं करना है तुम्हें, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हें एमसीक्यू में, तुम्हें ऑप्शन डी में मार्क करना है, दैट मीन्स ऑल 4 आर करेक्ट ऑप्शन। इसको ऐसे ड्रॉ करके क्या कैसे किया मैंने, तुम्हें समझ आया, तुमने उसको पॉलीगन कंप्लीट करने की कोशिश की। एक्चुअल में तुमने यहाँ भी ऑप्शन बी में भी पॉलीगन ही कंप्लीट किया था और ऑप्शन ए में भी पॉलीगन, वो दोनों क्या थे, वो ट्रायंगल थे। यहाँ पे 4 साइड हो गया है ना। ठीक है, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन ही होता है ना, 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाला फिगर सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। ठीक है, पर ट्रायंगल के पास 3 है। तो तुमने इसमें क्या किया, तुमने ना पैरेलली डिस्प्लेस करके देखा और तुमने वो रूल लगाने की कोशिश की जो हमने पहले क्लास में सीख रखी है कि जहां से चलेंगे अगर घूम के उधर ही आ गए तो नेट वेक्टर सम कितना आएगा, 0। बस यही किया हमने यहाँ पे। क्लियर सभी को ये चीज़। तो देखो आज के सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत ही कुछ सिंपल और बहुत ही कुछ शानदार कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। अच्छे से टाइम दो आज के लेक्चर को, फिर जो तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उनको करना। ठीक है, जय भारत।